नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ अपने विचार रखे और सरकार के ऊपर, न केवल केंद्र की सरकार बल्कि उनका सारा जो टारगेट था उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर तमाम तीर, सियासी तीर चलाए और योगी मंत्रिमंडल को और डबल इंजन की सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ने संवेदना व्यक्त की, लेकिन सरकार को सच्चाई स्वीकार करने में 17 घंटे लग गए। ये बात आम आदमी भी कह रहा है कि सरकार 1 घंटे में ये तो गिन लेती है कि 5.5 लाख लोगों ने संगम नोच पर स्नान किया, लेकिन कितने लोग मरे ये बताने में 17 घंटे लग गए। इसी को अखिलेश यादव जी ने रेखांकित किया। हमारा आपसे अनुरोध है कि जहां सरकार बजट के आंकड़े लगातार दे रही है, और जब मैंने अभिभाषण पढ़ा अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे आंकड़े सरकार ने दिए हैं। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। और जो लोग अध्यक्ष महोदय, जो हम लोगों ने देखा वहां पर लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर के गए हैं। चमत्कारी करिश्मा तो ये हुआ है, श्रद्धालुओं के शव मिल गए थे, पर सरकार स्नान करने वाले मरने वालों की बात स्वीकार नहीं कर रही थी। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भगदड़ मच गई। चश्मदीदों के मुताबिक चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। महाकुंभ भगदड़ के बाद मोर्चरी में लाशें पड़ी थी, इधर उधर कपड़े और चप्पलें बिखरी थी, लेकिन उन्हें किस चीज से उठाया गया? जेसीबी मशीनों और ट्रैक्टर ट्राली से। लेकिन उन्हें कहां फेंका गया किसी को नहीं मालूम। ये आरोप सीधे सीधे लोकसभा में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने लगाए। ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है? मैं जानना चाहूंगा, सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं कि जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है, तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। यही आपका महाकुंभ का आयोजन था। इसी तरह की बात कल राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की ही जया बच्चन जी ने की थी और कहा था कि मैं वहां नहाने इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि पानी बहुत गंदा हो चुका है। तमाम डेड बॉडी उसमें फेंकी जा चुकी है। राज्यसभा में क्वेश्चन आवर चल रहा है, जल शक्ति के ऊपर सवाल उठाए गए। पहले मैं भी कंटामिनेटेड वाटर के लिए काफ़ी कुछ बोल चुकी हूँ। सबसे ज़्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुँच रहा है वहाँ। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और सवाल उठा रहे हैं, खुद ही सवाल उठाते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। जो असली मुद्दे हैं इस देश के, जो कमजोर तबके के लोग हैं, जिनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। वीआईपी चले जाते हैं कुंभ में, नहाते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उनकी तस्वीरें होती हैं, नेक्स्ट दिन आप लोग सब छापते हैं, दिखाते हैं। मगर जिन लोगों, जो गरीब लोग, जो आम आदमी हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। और झूठ बोल रहे हैं। 8 कितने करोड़ बोल रहे हैं? इतने करोड़ लोग वहां आएंगे कैसे?
आएंगे कैसे? झूठ बोल रहे हैं। आज अखिलेश यादव जी ने अप्रत्यक्ष रूप से वही बातें फिर कही। उन्होंने कहा प्रशासन पूरी तरह फेल नजर आया। वहीं सरकार की संवेदनहीनता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हर बात को छिपाने के लिए मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। कुछ दवा और स्वीटनर भी दिए जा रहे हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो नेता सदन बताएं। और हर बात को छिपाने के लिए न केवल ये लोग मीडिया का सहारा ले रहे हैं, मीडिया का सहारा लेते लेते सुनने में आया है कुछ दबाव और कुछ स्वीटनर भी दिए जा रहे हैं जिससे उनकी खबरें बाहर ना आ जाएं। और अगर अध्यक्ष मोदी ये बात सब गलत है मेरी, अगर ये बात सब गलत मैं कह रहा हूं, तो अभी तो नेता सदन को अभी भाषण देना है। और मैं ये बात और कहना चाहता हूं, आप अपनी तरफ से जानकारी कर लीजिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। अध्यक्ष मोदी, ये वो लोग हैं जो आज भी कोई सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। भगदड़ के बाद पुष्प वर्षा की गई। अखिलेश यादव ने इसे सनातन परंपरा पर सवाल उठाया। आप सबको पता है कि उसके बाद 4 घंटे के बाद, सुबह अर्ली मॉर्निंग की वो घटना थी, उसके बाद जब इस शाही स्नान होने का समय आया तो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। कितने दुख की बात है। उसी स्थान पर तमाम लोग मरे थे और उसी स्थान पर स्नान के समय उसी दिन पुष्प वर्षा की जा रही थी। ये कौन सी सनातन परंपरा है? इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य लोग अगर ये नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं इनको एक एक को, आप नहीं गए स्नान करने, आप स्नान करने नहीं गए, इसीलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कहा गया कि 144 वर्ष के बाद ये हो रहा है। जहां तक मेरी समझ और जानकारी कहती है, जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रो चीजों को समझते होंगे वो ये स्वीकार करते होंगे, जो भी कुंभ होता होगा वो 144 वर्ष के बाद ही होता होगा। लेकिन ये कहा गया कि नक्षत्र ऐसे हैं, तो मैं अध्यक्ष महोदय सरकार से कहना चाहता हूं कि सतयुग से लेकर के कलयुग तक ये सनातन परंपरा रही है कि संत महात्मा साधु समाज मुहूर्त के हिसाब से शाही स्नान करते हैं। उसमें नक्षत्रों के हिसाब से जो सहयोग बनता है वही शाही स्नान का मुहूर्त होता है। लेकिन भाजपा के राज में ये सनातन परंपरा टूट गई। पहले सरकार ने संत समाज को शाही स्नान रद्द करने का आदेश दिया, जिससे अनादिकाल की सनातन परंपरा टूटी। और फिर जब देश भर ने ये बात उठी, देश भर में ये बात उठी, तो उन्होंने हाथ से को छिपाकर फिर से आदेश दिया कि अखाड़े शाही स्नान करने जाएं। इससे सरकार ने पावन मुहूर्त के स्थान पर अपने मनमाने समय पर स्नान कराने का आदेश दिया। बात उस दिन या तिथि की नहीं होती है, बल्कि निश्चित मुहूर्त काल की होती है। ये सनातन परंपरा तोड़कर इन लोगों ने अच्छा नहीं किया। और ये क्या परंपरा टूटी है कि नहीं टूटी है, मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय मुझसे बेहतर सामने वाले ज्यादा जानते होंगे इसके बारे में। क्या जनहानि का कोई भी असर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार पर कोई नहीं है? क्या आम आदमी का जन्म सिर्फ मरने के लिए ही हुआ है? बेचारे 15-15 किलोमीटर का सफर तय करके इस आस में आए थे, जो प्रचार किया था ना उत्तर प्रदेश सरकार ने कि 144 वर्षों के बाद ये आ रहा है, संगम में स्नान करने से सारे पाप धुल जाएंगे। गठरियां लादे हुए लोग निकल रहे थे इस आस में कि शायद इमरत स्नान कर लें और उनका इहलोक और परलोक दोनों संवर जाए। लेकिन क्या संवरा? आए थे नहाने,
घर बाड़ी पहुंच पाई कि नहीं पहुंच पाई, ये तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का सवाल है, नेता सदन जवाब देंगे। उन्होंने सरकार पर लाशों को छिपाने का भी आरोप लगाया अखिलेश यादव जी ने। अब सवाल ये उठता है, क्या सरकार इस पर कोई ठोस जवाब देगी या फिर ये मुद्दे भी अन्य घटनाओं की तरह दबा दिए जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा, हम डबल इंजन वाली सरकार से पूछते हैं कि अगर कोई अपराध नहीं था तो फिर आंकड़ों को क्यों दबाया गया, क्यों छिपाया गया और क्यों मिटाया गया। अखिलेश यादव का कहना था कि सरकार आंकड़ों का खेल कर रही, लेकिन मौत के आंकड़े नहीं बता रही। उत्तर प्रदेश सरकार पर अपने हमलों को तेज करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, जहां उचित व्यवस्था होनी चाहिए वहां राजनीतिक प्रचार किया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि धार्मिक आयोजन में राजनीतिक प्रचार, खासकर डबल इंजन वाली सरकार में, शर्मनाक और निंदनीय है। दावा किया गया था कि महाकुंभ डिजिटल और आधुनिक तकनीक से आयोजित किया जाएगा। सीसीटीवी, ड्रोन और लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर डिजिटल कुंभ आयोजित करने का दावा करने वाले मृतकों का डिजिटल रिकॉर्ड भी नहीं दे पा रहे। आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु, घायलों का इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन पानी, परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर, महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? सच छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है। इसका दंड कौन भुगतेगा अध्यक्ष महोदय? जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां प्रचार हो रहा था। एक धार्मिक समागम में डबल इंजन का राजनीतिक प्रचार अशोभनीय है, निंदनीय है। इतने बड़े हादसे के बाद कम से कम अब तो वो होर्डिंग उतरवा देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, महाकुंभ की जो तैयारी हुई, जो हम लोगों ने जाना वहां पर, महाकुंभ न केवल 144 साल के लिए ये कहा गया, बल्कि ये भी कहा गया कि पहली बार धरती पर इस तरह का डिजिटल और जो आधुनिक चीजें हैं, टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल कर करके महाकुंभ होने जा रहा है। सीसीटीवी, ड्रोन, लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर जिनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ तो जो लोग डिजिटल 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 अध्यक्ष महोदय कहने को थकते नहीं हैं, लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। हमारे अपने लोग मारे गए हैं, जिसमें परिवार का हर रिश्ता दिवंगत हुआ है। किसी की माता, किसी के पिता, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी का भाई बहन, चाचा चाची, बच्चों के आंकड़े तो अभी तक नदारद हैं। खोया पाया केंद्र ही लोगों को तो नहीं मिल रहा है। जो खोया पाया केंद्र था उसको भी लोग पा नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे। यूपी और केंद्र सरकार पर अखिलेश के आरोपों पर राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता और कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान भी आया। उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि अखिलेश यादव जो सवाल उठा रहे हैं वो पूरी तरह से सही है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार भगदड़ में मौतों का असली आंकड़ा छिपा रही है। ने बात कही है वो हम दो बातें इसमें कहना चाहते हैं। हम लोगों ने वॉकआउट किया है 1 घंटे के लिए 12 बजे और फिर जाएंगे और जाकर वहां इस बात को उठाएंगे। हम लोगों के पास लगातार फोन आ रहे हैं, लोग रोते हुए पहुंच रहे हैं, उनके परिवारजन मिल नहीं रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आज तक अभी सूची क्यों नहीं जारी हुई? जो 30 है उनके नाम क्यों नहीं बताए जा रहे हैं? उनकी फोटो क्यों नहीं जारी की जा रही है? दूसरी बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें वो ये है कि क्या हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि सदन के अंदर हम उन मृतकों के प्रति जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है श्रद्धांजलि भी नहीं अर्पित कर सकते? हमारा ये प्रस्ताव कि इस पर चर्चा हो, फिर
शून्यकाल भी है, उसमें तत्कालिक घटनाओं पर चर्चा होनी चाहिए। क्या इससे भी ज्यादा तत्कालिक और बड़ी कोई घटना हो सकती थी? उसमें प्रोफेसर साहब की नोटिस है, मेरी भी नोटिस है, 267 पे नोटिस है, पर एक शब्द आप नहीं बोलेंगे और कारण भी नहीं बताएंगे कि आपने क्यों रिजेक्ट किया। तो हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी, मैं तो कहता हूं कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी है ये आज इस शताब्दी की, और इस शताब्दी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी पर सबसे बड़ा हाउस, सर्वोच्च सदन खामोश रहे, वहां आवाज न उठे, तो क्या सरकार छिपाना चाहती है? साफ है कि सरकार जानबूझकर मृतकों की संख्या छिपाना चाहती है, मृतकों के नाम छिपाना चाहती है और इस ट्रेजेडी को दबाना चाहती है, जनता के बीच में न आए। हम संघर्ष करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक उनको न्याय न दिला ले। चीन के कब्जे को लेकर जो अखिलेश ने बात कही, तो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने तो सदन में खड़े होकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट की थी, लेकिन मोदी जी इस पर कुछ भी क्यों नहीं बोलते। प्रमोद तिवारी ने यह भी कहा कि आज जो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है वो मनमोहन सिंह की वजह से है, वरना मोदी सरकार में क्या हालत है वो तो सबको सामने। कहने का मतलब ये है, कल राहुल गांधी लोकसभा में बोले, आज अखिलेश यादव लोकसभा में बोले, करीब करीब उन्हीं बिंदुओं को छुआ गया। खासतौर से चीन वाला जो मुद्दा था, जो जमीन हमारी 4000 एकड़ चीन के कब्जे में, उस पर। और उधर राज्यसभा में प्रमोद तिवारी ने भी उसी बात को पुख्ता की। इंडिया गठबंधन आहिस्ता आहिस्ता कुछ मुद्दों पर जुड़ता जा रहा है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान, उधर मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में कांग्रेस के नेता हैं और पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका बयान, तथा आज ही प्रमोद तिवारी का राज्यसभा से बाहर पत्रकारों से बात करते हुए जो बयान आया, उसके बाद स्वाभाविक सी ही बात थी कि डबल इंजन की सरकार में तिलमिलाहट हो। तिलमिलाहट हुई, तिलमिलाहट इतनी जबरदस्त हुई कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इलाहाबाद में, यानी जो प्रयागराज है, वो वहीं हैं इस समय, क्योंकि कल वहां प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत मीडिया से कहा कि जो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं, खास तौर से उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंगित करते हुए कहा, ये दोनों लोग महाकुंभ के अंदर कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहे थे। ये चूंकि ये दोनों लोग सनातन विरोधी हैं और इनके साथ तमाम ऐसे लोग सनातन विरोधी शामिल हैं जो यहाँ कोई एक षड्यंत्र रच रहे थे। पूरी दुनिया आ रही है, लेकिन इन दलों ने, जिन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ सफारी लेकर के एक षड्यंत्र करने में लिप्त हैं, इनका षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। 29 जनवरी के हादसे की तह में हम लोग जाएंगे, षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करेंगे और उन्हें सजा कैसे दिलाई जाती है, यह आपने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर देखा होगा। आगे भी आप इसको देखते रहिए। उनका तो यहां तक कहना था कि सनातन धर्म पर प्रहार जो किया जा रहा है, उसको सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए, कमजोर करने के लिए लोगों ने सुपारी तक दे रखी। कांग्रेस अध्यक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का वक्तव्य इस ओर सबका ध्यान आकर्षित करता है। ये दोनों वक्तव्य न केवल इनके सनातन धर्म विरोधी चरित्र को उजागर कराता है, बल्कि इनकी उस गिद्ध दृष्टि की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित करता है, जो लगातार इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। इनका ये बयान न केवल सनातन धर्म
प्रहार है, बल्कि निंदनीय भी है और शर्मनाक भी। इतना जबरदस्त और तीखा आरोप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगाया और कहा ये लोग वो हैं जिनको वास्तविकता पता नहीं होती है, हकीकत से लोग कोसों दूर रहते हैं। ये 12 बजे दोपहर में सोकर उठने वाले हैं और उसके बाद इनका स्टाफ जो दे देता है लिख के, तो उसको ये लीडर के रूप में नहीं बल्कि रीडर के रूप में पढ़ देते हैं इसे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का यह वक्तव्य भी कि सरकार ने 100 करोड़ की घोषणा की थी, मुझे लगता है कि उनको बयान थोड़ा पढ़ना चाहिए। ये लोग 12 बजे सो करके उठने वाले लोग हैं। कार्यालय स्टाफ जिस प्रकार का इन्हें नोट बना करके देता है, ये उस प्रकार का वक्तव्य बना करके सामने प्रस्तुत करते हैं और फिर उसके अनुसार उसको लीडर के रूप में नहीं बल्कि एक रीडर के रूप में सबके सामने उस वक्तव्य को पढ़ करके अपनी जगहंसाई करते हैं और राजनेताओं की भी जगहंसाई करते हैं। ये उन्होंने आरोप लगाया। स्वाभाविक सी बात थी, उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिष्ठा इस समय दांव पर लगी है। एक तरफ महाकुंभ और दूसरी तरफ मिल्कीपुर का चुनाव। ये दोनों जो बातें हैं, मिल्कीपुर कहने तो एक विधानसभा का चुनाव है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश सरकार की साख पर दांव है, क्योंकि इससे कुछ भी पलट सकता है जिसका अनुमान किसी ने नहीं किया था। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी को सामने आना पड़ा और उन्होंने बार बार सनातन शब्द का इस्तेमाल किया। सनातन पर हमला हुआ है। सनातन विरोधी लोगों ने सनातन पर हमला करने का प्रयास किया है। कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कोई एक मुद्दा है तो वो है सनातन सनातन सनातन। सनातन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे 2 दिन के बाद। हिंदुत्व, सनातन, हिंदुइज्म, ब्राह्मणिज्म और सनातन, इस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार।